तो अपना टॉपिक चल रहा था लाइट यानी प्रकाश, ठीक है। उसमें कल कौन सा टॉपिक चल रहा था अपना? समतल दर्पण। समतल दर्पण ये क्या होता है, थोड़ा बहुत इसके बारे में देखा था। अब इसका एक डायग्राम समझते हैं, जिससे क्या ये ज़्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ पर आपके कोई परावर्तक सतह रखी गई है, ठीक है। इसको अपने क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह, या ये बोल सकते हैं कि एक दर्पण होता है, ठीक है। प्लेन मिरर भी बोल सकते हैं इसको। क्या होता है ये? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर मतलब क्या हुआ? समतल दर्पण, ठीक है। इस पर एक ये आवर्तक सतह होती है इसकी, इसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। इसके सामने कोई वस्तु रखी गई है, मान लो कि ए बी रखी गई है, ए और बी। ये क्या आपकी इसके ऊपर वस्तु है, ठीक है। अब करना क्या है आपको? इस पर आपने क्या किया? जो ये वस्तु की जो किरण है ये पास टकरा रही है, मान लो किससे? दर्पण से, ठीक है। ये किससे टकराई? आपकी दर्पण से टकराई। अगर ये सीधी लाइन में ऐसे टकरा रही है तो ये दर्पण से टकराकर वापस क्या होगी? इसी पथ पर वापस लौट आएगी, यानी इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? उसका सेम ही बनेगा, ठीक है। दूसरी वस्तु मैंने क्या की? यहां पर टकराई एक वस्तु, इसका दर्पण प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वापस इस दिशा में बनेगा। यहां से जा रही है, यहां से आ रही है, ठीक है। दो इमेज बन गई ना। इसका मतलब क्या हुआ? देखो इमेज जो होती है इसकी दो बन गई। इमेज का मतलब प्रतिबिंब। कितने बन गए? दो बन गए। एक तो क्या बना? इसका रियल बना है, ठीक है। एक तो क्या बना? रियल यानी वास्तविक। एक इसका क्या बन गया? आभासी बन गया। तो आपको ये पूछ ले कि प्रतिबिंब कितने टाइप के बनते हैं, तो रियल होता है, वास्तविक, और एक होता है आभासी, ठीक है। वास्तविक का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या, और आभासी का क्या मतलब है, ठीक है। वास्तविक का मतलब है कि रियलिटी में कोई दो परावर्तक किरण आपस में मिले, दो परावर्तक किरण वास्तव में आपस में मिलती है, ठीक है। ये होती है काल्पनिक, यानी इसको अपने मान के चलते हैं। इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है, यानी ये मान के चलते हैं कि ये जो किरण है ना ये आगे जाएगी तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी? ये इससे मिल जाएगी। उसको क्या बोलते हैं? काल्पनिक बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक तो सीधा बनता है और एक आभासी बनता है, ठीक है। इसके अगर आप पॉइंट लिखो तो क्या बोलोगे कि एक तो प्रतिबिंब क्या बनता है? प्रतिबिंब सीधा वह कैसा बनेगा आपका? आभासी बनता है, या बोल सकते हो काल्पनिक बनता है, ठीक है। अब देखो इसमें होगा क्या कि जितनी वस्तु की आकार है उसके बराबर ही इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब। यानी इसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनता है, वस्तु के आकार के बराबर बनता है।
ठीक है। अगला पॉइंट देखो, इसके अंदर एक चीज होती है इसमें थीटा कोण का, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो इमेज है ना, ये दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर बनेगी, ठीक है। तो वो जो इमेज है, जो कौन सी इमेज वाली है, आभासी जो बन रही है, वो है ना इसके बराबर दूरी पर ही दर्पण के पीछे बनती है, ठीक है। वस्तु की बराबर दूरी का प्रतिबिंब बनेगा, और बनेगा कहां पर, आपका दर्पण के पीछे, ठीक है। वस्तु की बराबर दूरी का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। आई क्या बात समझ में। अगला पॉइंट देखो, अगर आपकी कोई वस्तु है वो दर्पण के पास क्या आ रही है, v चाल से आ रही है, ठीक है। तो दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनेगा ना, वो कितना बनेगा, 2v चाल से बनेगा, ठीक है। ऊपर लिख लो इसको साइड में। यदि कोई व्यक्ति दर्पण की ओर किस चाल से आ रहा है, v चाल से आ रहा है, तो उसका प्रतिबिंब 2v चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, आता हुआ प्रतीत होगा। आई क्या बात समझ में, कि अगर कोई भी व्यक्ति दर्पण की ओर किस चाल से आ रहा है, v चाल से आ रहा है, तो उसका प्रतिबिंब किस चाल से बनेगा, 2v चाल से बनेगा, ठीक है। इसका प्रतिबिंब क्या होता है, इसका प्रतिबिंब आप खुद ही बताओ क्या होगा, वास्तविक होगा या आभासी होगा। पहली चीज तो ये, तो काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है, काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है, वह विपरीत होता है, यानी उल्टा होता है, पार्श्व उल्टा होता है। ये था आपका समतल दर्पण का पॉइंट नंबर 5। आई क्या समझ में। अब बात आती है कि अगर मैं दर्पण में, मान लो कि मैं अपनी ही जो लंबाई है ना वो पूरी देखना चाहता हूं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका मिरर होगा ना, वो कम से कम क्या होगा कि मेरी हाइट का कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु की पूरी इमेज देखने के लिए, ठीक है, देखने के लिए दर्पण कम से कम वस्तु के आधे के बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी अगर दर्पण अपनी हाइट का कम से कम आधा है, तभी हम क्या कर सकते हैं, अपना जो प्रतिबिंब है वो क्या कर सकते हैं, दर्पण में पूरा देख सकते हैं, ठीक है। आगे और देखो इसमें कुछ पॉइंट। इसमें रखा अगला पॉइंट है, देखो, यदि समतल दर्पण
थीटा डिग्री कोण पर रखा गया है, कोण पर रखा गया है, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा क्या होगी? विषम ही होगी, हमेशा विषम होगी। ठीक है, इसकी संख्या आपकी क्या आएगी? हमेशा विषम आएगी। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है अगर एंगल क्या हो? विषम हो। एक होता है अगर एंगल क्या हो? सम हो। विषम होगा तो 360 बटे थीटा आ जाएगा, सम होगा तो 360 बटे थीटा -1 आ जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये क्या होती है? प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर विषम है कोण तो क्या आना चाहिए? 360 बटे थीटा आना चाहिए। अगर सम है तो क्या आना चाहिए? 360 बटे थीटा -1 आना चाहिए। आगे देखो, अब आपने कल एक चीज देखी थी, क्या? आपतित किरण। तो हम क्या करते हैं? यदि आपतित किरण को क्या करेंगे? आपतित किरण को हम रख देंगे नियत, ठीक है। आपतित किरण को हम क्या कर देंगे? नियत रख देंगे। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए, कांस्टेंट रखते हुए क्या करते हैं? दर्पण जो है अपना समतल, उसको थीटा डिग्री कोण से घुमा दे। दर्पण को थीटा डिग्री कोण से घुमा दे, ठीक है। किसको घुमाना? आपको जो आपतित किरण उस पर आ रही थी उसको तो आप सेम रखोगे, जैसे ये आपतित किरण है इस पर, ठीक है। लेकिन जो समतल दर्पण है ना, उसको आपने थोड़ा सा घुमा दिया, ऐसे कर दिया आपने। समतल दर्पण को थोड़ा सा घुमाने पर क्या होगा? आपका जो इसकी परावर्तित किरण थी, जैसे मान लो ये यहां से जा रही थी वापस, ठीक है, वो क्या करेगी? आपकी 2 थीटा डिग्री से घूम जाएगी। घुमा दे तो परावर्तित किरण कितने से घूम जाएगी? 2 थीटा डिग्री से घूम जाती है, या मुड़ जाती है, या परावर्तित हो जाती है, कुछ भी बोल दो, ठीक है। बात आई समझ में? इसी रे को आप लेके तो यहां से ही आओगे, ठीक है, लेकिन इसको चेंज करते ये क्या होगी? आपकी 2 थीटा डिग्री से चेंज हो जाएगा। आया समझ में? ये था आपका समतल दर्पण। आगे देखो, क्वेश्चन दे रखा है एक, यदि समतल दर्पण को, यदि समतल दर्पण को 4 डिग्री के कोण से घुमा दे तो उसकी जो परावर्तित किरण है, उसकी
परावर्तित किरण कितने डिग्री कोण से कितने डिग्री कोण से घूम जाएगी। आपके न्यूमेरिकल अगर आ जाए कभी इस टाइप का, ठीक है, यानी आप क्या करोगे, जो समतल दर्पण है उसको किससे घुमाओगे आप, 4 डिग्री एंगल से घुमा रहे हो, ठीक है, 4 डिग्री से, तो उसकी जो परावर्तित किरण है वो जस्ट क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। तो 4 का दुगना कितना हो गया, 8, यानी 8 डिग्री। ठीक है, आगे देखो। कुछ न्यूमेरिकल और दे रखे हैं, उनको देखो। यदि मनुष्य की लंबाई या ऊंचाई कुछ भी मान लो, लंबाई 1.68 मीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1.68 मीटर दे रखी है, तो उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, तो उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम किस ऊंचाई का, कम से कम किस ऊंचाई का समतल दर्पण लेना पड़ेगा, किस ऊंचाई का समतल दर्पण लेना पड़ेगा। इस टाइप के भी न्यूमेरिकल आते हैं आपके, है ना, तो इनका सीधा सा क्या आंसर आ जाएगा। अभी आपने देखा था कि अगर आपका पूरा प्रतिबिंब देखना है तो जो समतल दर्पण की ऊंचाई है वो क्या होनी चाहिए, कम से कम ऑब्जेक्ट की आधी होनी चाहिए, वस्तु की आधी होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या कर दूंगा मैं, 1.68 में भाग किसका दे दिया, 2 का, यानी 0.84 मीटर का आपने को क्या चाहिए, समतल दर्पण चाहिए। ठीक है, आगे देखो। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने, यदि कोई वस्तु, क्वेश्चन दे रखा है, यदि कोई वस्तु 2 मीटर पर सेकंड की चाल से दर्पण के पास आती हुई दिखाई देती है, आती हुई दिखाई देती है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, तो पूरा प्रतिबिंब का वेग क्या होगा, तो प्रतिबिंब का वेग क्या होगा। ठीक है, इसने क्या पूछा है, यदि कोई वस्तु 2 मीटर पर सेकंड की चाल से दर्पण के पास आती हुई दिखाई देती है, तो एक तो चीज क्या पूछी है कि प्रतिबिंब का वेग क्या होगा। तो हमने पढ़ा था कि जो प्रतिबिंब का वेग है वो इस वस्तु के चाल के बराबर ही होगा, यानी इसका आंसर क्या आ गया आपका, 2 मीटर पर सेकंड आ गया। अगर मैं इसके साथ एक चीज और पूछ लूं कि व्यक्ति को वह वस्तु किस चाल से आती हुई प्रतीत होगी, तथा व्यक्ति को
प्रतिबिंब की स्पीड क्या आती हुई प्रतीत होगी, क्या आती हुई प्रतीत होगी, क्या होगी? ये भी चीज देखा था, दुगनी होती है, ठीक है। तो पहले का तो 2 आ गया, दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा? 2 × 2 यानी 4 मीटर पर सेकेंड। ये उस व्यक्ति को लगेगा कि उस वस्तु की चाल है, ठीक है। आगे देखो, यदि समतल दर्पण से, यदि समतल दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर एक 6 मीटर की पेंसिल रखी हुई है, ठीक है। 10 मीटर की दूरी पर क्या रखी हुई है? आपकी 6 मीटर की पेंसिल रखी हुई है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई व प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वह प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? सबसे पहले बात तो आती है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको ऊंचाई कैसे पता करोगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी? जितनी मीटर की पेंसिल है उतनी उसकी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी, नहीं क्या बोल सकते हो? 6 मीटर की, ठीक है। फिर है डिस्टेंस यानी ऑफ इमेज, ये कितनी हो जाएगी आपकी? 10 मीटर हो जाएगी, क्योंकि वो बराबर दूरी पर ही बनता है। ये कुछ क्वेश्चन थे आपके न्यूमेरिकल बेस। अब देखते हैं समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कर सकते हो आप। हेडिंग डाल लेना, समतल दर्पण के उपयोग। क्या हेडिंग है? समतल दर्पण के उपयोग किस किस में होता है? समतल दर्पण के उपयोग, ठीक है। पहला लिखो इसमें पेरिस्कोप में, पहला क्या हो गया? पेरिस्कोप में, ठीक है। दूसरा क्या हो गया आपका? ड्रेसिंग टेबल में, ड्रेसिंग टेबल में, ठीक है। तीसरा एक और लिख लो आप, तीसरा क्या हो जाएगा? कोलिडोस्कोप में, कोलिडोस्कोप में, ठीक है। अब बात आती है कि इनका उपयोग कहाँ करते हैं, ये चीज क्या होती है? किस तरह आपने एग्जांपल लिखवा दिया, कौन कौन सा? पेरिस्कोप और कोलिडोस्कोप। ये होता क्या? ड्रेसिंग टेबल तो पता ही है। पेरिस्कोप होता है जो पनडुब्बी में है ना, अंदर की कोई भी हलचल देखने के लिए, बोल सकते हैं कि पनडुब्बी के उपयोग में, ठीक है। पनडुब्बी के उपयोग में क्या यूज करते हैं? अपने पेरिस्कोप यूज करते हैं। और आपने देखा होगा बच्चों के खिलौने, एक खिलौना आता है जिसमें क्या अंदर लाइटें जलती रहती है रंग बिरंगी, वो किसके कारण होता है? कोलिडोस्कोप के कारण, बच्चों के खिलौनों में, ठीक है। इसमें क्या करेंगे अपने? इसमें 2 समतल दर्पण लेंगे, 2 समतल दर्पण लेंगे जो एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर होंगे,
दो समतल दर्पण लेंगे 45 डिग्री के कोण पर। ठीक है। दूसरा आता है कोल्डिस्कोप। क्या होते हैं? इसमें अपने 3 समतल दर्पण लेंगे। इसमें 3 समतल दर्पण किस एंगल पर लेंगे? 60 डिग्री के कोण पर। 60 डिग्री के कोण पर। ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। डायरेक्ट पूछ सकते हैं। पहली चीज तो ये पूछ सकते हैं कि समतल दर्पण के उपयोग किस किस में होते हैं। तो समतल दर्पण के पेरिस्कोप में होते हैं। ठीक है। कोल्डिस्कोप में होते हैं और किस में होते हैं? आपके ड्रेसिंग टेबल में होते हैं। फिर पूछ सकते हैं कि पेरिस्कोप में एग्जाम्पल क्या होगा या क्या काम आता है। तो पेरिस्कोप किस में काम आता है? पनडुब्बी के अंदर की जो गतिविधि है ना, उनका पता लगाने के लिए किसका यूज होता है? पेरिस्कोप का होता है। उसके बाद आपको ये पूछ सकते हैं कि कोल्डिस्कोप का उपयोग क्या होता है। तो इसका उपयोग क्या होता है? बच्चों के खिलौनों में होता है। ठीक है। फिर आपको ये पूछ सकते हैं कि पेरिस्कोप में कितने समतल दर्पण लेते हैं। तो 2 समतल दर्पण लेते हैं। पेरिस्कोप में दर्पणों को किस एंगल पर रखा जाता है? तो 45 डिग्री के कोण पर। ठीक है। उसके बाद आपको पूछ सकते हैं कि कोल्डोस्कोप में कितने समतल दर्पण लेते हैं। तो 3 लेते हैं। और किस कोण पर, किस एंगल पर? तो 60 डिग्री के कोण पर लेते हैं। ठीक है। अब कल आपने क्या पढ़ा था कि दर्पण का जो परावर्तक सतह है वो किसकी बनी होती है? सिल्वर की बनी होती है, यानी चांदी की बनी होती है। लेकिन ये पूछ ले कि सिल्वर में भी कौन से कंपोनेंट से बनी होती है। तो इसका नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट। ये आप याद रखोगे। परावर्तक सतह किससे बनी होती है? सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। बनी होती है। आई बात समझ में? अब बात आती है गोलीय दर्पण क्या होता है। हेडिंग डाल लो, गोलीय दर्पण। ये था सारा समतल दर्पण। ठीक है। अब आता है गोलीय दर्पण क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। क्या होता है भाई गोलीय दर्पण? वही चीज है कि आपको क्या दे रखा है, एक। ठीक है। गोलीय दर्पण क्या होता है? देखो, एक सर्कल दे रखा है आपको। ठीक है। यहां पर आपको दे रखा है ये वाली परावर्तक सतह। ठीक है। इसमें आपके दे रखी है ये वाली परावर्तक सतह। ये मान लो कोई एक प्लेन से इसको काट दिया ना। सेम इमेज को मैंने यहां पर लिखा। देखो कैसे लिखा। ये चीज आई थी आपकी। इसको हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है। जिसमें क्या होगा, बाहर की ओर इसकी परावर्तक सतह बन रही है। ठीक है। इसे अवतल दर्पण, या इसको आप बोल सकते हो क्या, अभिसारी दर्पण। सेम ही चीज इधर देखो, आपके क्या बनेगा ये, लेकिन इसका काम बन रहा है, इधर बन रहा है। इसको आप क्या बोलते हो? उत्तल दर्पण बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। या फिर क्या बोल सकते हो? अपसारी दर्पण। ठीक है। ये दोनों चीज आप देखो।
अब देखो यहां पर क्या है, एक आपतित किरण आई जो इससे टकरा के क्या हो जाएगी, इधर परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, एक किरण आप यहां भी मान लो, ये किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी, ये आई और ये गई। ठीक है, ये होता है आपका उत्तल दर्पण यानी अपसारी दर्पण, और ये क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। इसको और समझते हैं, देखो एक डायग्राम से और समझते हैं इसको। ये तो नॉर्मल चीज थी कि उत्तल अवतल होता क्या है, अब इसमें कैसे रे प्रवाहित होती है, कैसे गुजरती है, क्या उनका प्रतिबिंब बनता है, वो सब चीजें देखेंगे। क्या था आपका, ये तो आपका क्या था, उत्तल था। ठीक है, ये इसके बराबर आपका क्या हो गया, अवतल हो गया। इसको आप क्या बोलोगे, उत्तल दर्पण। इसको आप क्या बोलोगे, अवतल दर्पण। ठीक है, क्या ये गोले में से काटा हुआ है, क्या बिल्कुल काटा हुआ है, अपने गोला बनाया था ना, क्योंकि गोलीय दर्पण ही देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, सेंटर होगा सी, तो इसका भी क्या होगा, आपके सेंटर होगा यानी सी होगा। होगा कि नहीं होगा, अगर उनका सेंटर है तो उसकी क्या त्रिज्या भी होगी, यहां पर आर, यहां भी त्रिज्या क्या होगी, आर होगी। इतनी बात आई क्या समझ में। ठीक है, यहां पर क्या होते हैं, इसका पोल होता है यानी पी होता है, यहां भी इसका क्या होगा, पोल होगा यानी पी होगा। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करते हैं, कोई वस्तु गुजारते हैं, कैसे गुजरेगी, देखो अगर मैंने यहां से एक वस्तु इस दर्पण से टकराई तो ये क्या करेगी, यहां से परावर्तित हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। सेम ही अगर मैं यहां से कोई वस्तु टकरावाऊं दर्पण के, तो ये टकरा के वापस यहां चली जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी ना। दूसरी चीज होती है कि अगर मैं इस पर यहां से कोई वस्तु टकरावाऊं, है ना, इस वस्तु का क्या किया मैंने यहां पर, तो ये कहां टकरा कर कहां से निकलेगी, वापस आर से निकलेगी यानी रेडियस से निकलेगी, यहां से गई और यहां से वापस आई। इतनी बात आई क्या आपको समझ में। अब देखो इसमें होता क्या है, इसको हम सेंटर वाले को आर जो त्रिज्या थी, ठीक है, इसकी फोकस दूरी होती है, एक तो सी होता है, क्या इधर लिखो, सी क्या होता है, आर क्या होता है, एफ क्या होता है और पी क्या होता है, सी आर पी एफ, ये चारों चीज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपका कौन सा हो गया, एफ हो गया। तो आर क्या था, आर था यहां से यहां की दूरी, इसका ये फोकस। अब देखो इसमें क्या करोगे आप, यहां से टकरा के यहां निकल गया वापस, लेकिन आप इसको अगर आभासी रूप में देखना चाहो तो आप ये देखोगे कि ये ऐसा आता हुआ प्रतीत हो रहा है, और है ना, इसको आप क्या बोलते हो, एफ बोलते हो। ये क्या हो गया आपका, आर हो गया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। आर क्या होती है आपकी, रेडियंस होती है यानी वक्रता त्रिज्या होती है।
एफ क्या होती है आपकी? फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी। पी क्या होते हैं आपके? पोल होते हैं, यानी हम क्या बोल सकते हैं इसको? ध्रुव बोल सकते हैं। ठीक है। सी क्या हो गया? केंद्र हो गया, यानी सेंटर हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या बताओ? वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, वक्रता केंद्र। ये बन गया आपका गोलीय दर्पण। इसमें से रे कैसे प्रवाहित होती है, कैसे बनती है, वो चीज अपने देख ली। अब देखो दर्पण किस गोले का भाग है। अगर मैं आपको पूछूं कि आर यानी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, यहां लिख देते हैं आर। तो दर्पण जिस केंद्र का भाग है उसके बीच की दूरी क्या कहलाती है? आप आर कहलाती है। ठीक है। दर्पण क्या चीज है आपका? जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाएगी? जिस गोले का भाग है उस गोले की जो त्रिज्या है वही क्या कहलाएगी? उसकी आर कहलाएगी। अब डायग्राम को देख के इसके कुछ पॉइंट बनते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या बन सकता है? पहली चीज तो है कि इसमें चारों को आप अच्छी तरह देख लो। ठीक है। सबसे पहले क्या था? आर था, यानी वक्रता त्रिज्या। पहला पॉइंट क्या था? आर था, वक्रता त्रिज्या। क्या होता है? दर्पण जिस गोले का भाग है, दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या आपकी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। आई क्या बात समझ में? दूसरी चीज देखो, दूसरा आपका आ जाएगा और क्या होगा इसमें? वक्रता केंद्र। देखो सी यानी वक्रता केंद्र। तो इसमें क्या लिखोगे? दर्पण जिस गोले का भाग है, दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है? उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, दो चीज आई समझ में। तीसरा क्या था इसमें? फोकस दूरी क्या हो जाएगी? देखो तीसरा एफ यानी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? इसकी फोकस दूरी मुख्य एक्स के समांतर आने वाली कोई रेखा है, मुख्य एक्स के समांतर आने वाली रेखा, आने वाली रेखा क्या होगी?
जब परावर्तित होकर कहां से गुजर रही है? देखो मुख्य एक्स के समांतर थी, गुजरेगी कहां से? वो आर और सी के मध्य। परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु से गुजरती है, होने के बाद जिस बिंदु से गुजरती है, जिस बिंदु से गुजरती है वो क्या कहलाता है? वह फोकस यानी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है। आई क्या बात समझ में? अगली हेडिंग डालो, मुख्य एक्स। मुख्य एक्स क्या हो जाएगा? मुख्य एक्स। अभी आपने बोला कि मुख्य एक्स के समांतर आने वाली रेखा क्या कहलाती है? जिस बिंदु से गुजरती है वो फोकस दूरी कहलाती है। लेकिन मुख्य एक्स होता क्या है? तो पोल तथा सी को मिलाने वाली रेखा, जो पोल और सी को मिला रही है ना, यही क्या कहलाती है? आपकी मुख्य एक्स। पोल तथा सी को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य एक्स कहलाती है। मुख्य, ठीक है। तो एक और क्या रह गया? पोल क्या होता है वो देखो, ध्रुव क्या होता है? पांचवा यहां लिख लो आप, क्या होगा? ध्रुव यानी पोल। पोल क्या हो जाएगा? ये आपको दर्पण दिख रहा है ना, P कौन सा पोल? ये था, यानी इस दर्पण का मध्य बिंदु, यानी मैं क्या बोल सकता हूं? समतल दर्पण का, समतल दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? मध्य बिंदु P कहलाता है, यानी पोल कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ठीक है। एक आपको फॉर्मूला याद रखना है कि जो F होता है फोकस दूरी, F बराबर क्या होता है? R/2 होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। जहां पर F क्या था? आपका फोकस दूरी थी, डिस्टेंस थी, ठीक है। R क्या था? आपका वक्रता त्रिज्या थी। तो जो F होगा वो क्या होगा? R/2 होगा। भाई दिख भी तो रहा है ना कि पोल और जो C है, इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? R बोलते हैं। अभी देखा था, दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की जो त्रिज्या होगी वो क्या कहलाती है? R कहलाती है। ठीक है। तो इस दोनों के जो हाफ पॉइंट हो जाएगा, यानी F बराबर क्या हो जाएगा? R/2 आ जाएगा। आई क्या बात समझ में? अब चलो अपने कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं कि यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है आपको, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। एक दर्पण है जिसकी आपको वक्रता त्रिज्या दे रखी है, कितनी? 20 सेमी दे रखी है। तो आप मुझे ये बताओ कि उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? ठीक है। यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यदि किसी दर्पण की
वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको? 20 सेमी दे रखी है, 20 सेमी है। तो उस दर्पण की पूछा क्या आपको? फोकस दूरी कितनी होगी? फोकस दूरी कितनी होगी, मतलब किसका मान पूछा आपको? f का मान पूछा है, ठीक है। तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? देखो f क्या बताया था मैंने अभी आपको? r/2 होता है ना। r क्या होती है? वक्रता त्रिज्या होगी, यानी कितनी होगी आपकी? 20 सेमी होगी। बट्टे में क्या है? 2, तो f बराबर क्या आ जाएगा आपका? 10 सेमी आ जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में? आगे देखो, दर्पण के नियम देखते हैं अब। दर्पण के नियम, इसके नियम क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो पहला हमने क्या देखा था कि यदि अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण क्या था? पढ़ा था आपने। ये हो गया आपका क्या? अवतल दर्पण। ठीक है, तो क्या होता है कि यदि अवतल दर्पण इन दो जो मध्य बिंदु है उसके समांतर गुजरता है, या बोल सकते हैं अवतल दर्पण में क्या होगी? कोई एक्स होगी, ठीक है, कोई किरण होगी। जो मुख्य एक्स कौन सा था? अभी पढ़ा था, ये वाला होता है मुख्य एक्स, ठीक है। एक रे होगी, अगर वो इसमें से गुजरेगी तो क्या बोल सकते हैं? यदि अवतल दर्पण में कोई किरण किसके समांतर गुजर रही है? मुख्य अक्ष के समांतर। कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है, समांतर गुजरती है, तो परावर्तित होने के बाद वह फोकस दूरी से गुजरेगी, ठीक है। कैसे? देखो आपने क्या लिया था अभी? अवतल दर्पण लिया था ना। ये लो अवतल दर्पण, आपने क्या बोला? कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। यहां आपका क्या था? F था, यहां C था। अगर मैं इसको यहां पर मान लो कोई वस्तु है B और कौन सी? A। अगर ये मुख्य अक्ष के क्या जा रही है? आपके समांतर जा रही है। ये लो समांतर जा रही है, ठीक है। तो यहां से टकरा कर यानी परावर्तित होकर वो वापस कहां से निकलेगी? वो वापस निकलेगी यहां फोकस दूरी से निकलेगी। किसके अंदर होगा? ये अवतल दर्पण में होगा। अगर मैं इसका उल्टा ले लूं यानी उत्तल दर्पण ले लूं, क्या ले लिया मैंने? उत्तल दर्पण ले लिया। ठीक है, बात तो वही है कि यहां से क्या हो जाएगा? B और A कोई वस्तु है, यहां से टकराने के बाद वो लौटेगी कहां से? वापस यहां से टलो, ठीक है। लेकिन आप मानोगे क्या उसको
कि वो कहाँ से जा रही है, अगर इसको मैं आगे ले जाऊं तो वो यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है F से। यानी उत्तल और अवतल में क्या फर्क होता है कि अवतल में तो क्या होगा कि जो किरण है वो वास्तविक में कहां से गुजरेगी, फोकस दूरी से गुजरती है। जबकि उत्तल लेंस में क्या होता है कि अपने ये मान सकते हैं, यानी अपने को लगभग ये मानते हैं कि वो फोकस दूरी से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तविकता में नहीं है, वो आभासी रूप से। ठीक है, तो क्या लिखोगे आगे, जबकि ठीक है, जबकि उत्तल दर्पण में क्या होगा, फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। ऐसा लगेगा कि अगर इसको आगे बढ़ा दे काल्पनिक रूप से तो वो कहां से गुजरेगी, आपकी फोकस दूरी से, इसके फोकस दूरी से निकलेगी। ठीक है, इसके अलावा देखो 2 पॉइंट और इसके, एक अवतल दर्पण में गुजरने वाली किरण परावर्तित होने के बाद मुख्य एक्स के समांतर हो जाती है, ठीक है। अभी अपने अवतल दर्पण देखा था, उसमें क्या होती है कि जो गुजरने वाली किरण है, यानी जो आपतित किरण है, वो टकराने के बाद निकलती कहां से है, फोकस दूरी से, लेकिन वो किसके समांतर निकलती है, मुख्य एक्स के समांतर निकलती है। ठीक है, एक पॉइंट और देख लो, ये कब होता है, जब वो फोकस से दूर निकलती है। ठीक है ना, अभी फोकस का ही देखा था। अगर वो फोकस की बजाय कहां से निकले, वक्रता त्रिज्या से निकल ले, तो क्या होगा, एक अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से निकलने वाली किरण परावर्तित होने के बाद, इसके बाद क्या होगा भाई इसका, यानी अवतल दर्पण में अगर वक्रता केंद्र से कोई किरण निकल रही है तो वो कहां से निकल जाएगी, आपकी ये था ना आपका अवतल दर्पण। ठीक है, अगर वो कहां से निकल रही है, मुख्य एक्स के समांतर, या बोल सकते हैं इस रेखा के समांतर जा रही है, तो वो वापस उसी पथ पर लौट आती है। तो परावर्तित होने के बाद किरण उसी पथ पर लौट आती है। ठीक है, ये थे इस दर्पण के नियम। अब बाकी का करेंगे कल की क्लास में।